देखो डीआई ना, बेसिकली स्टैटिस्टिक्स की बात करें तो काफी ज्यादा हाइप बना के रखा गया है इसको मार्केट में, मार्केटिंग के लिए, कि बच्चे डर जाएं। ठीक है, और इसी साइकोलॉजिकल प्रेशर की वजह से क्या होते हैं, बच्चे अंडर प्रेशर रहते हैं, और पीयर प्रेशर जो एग्जाम का प्रेशर होता है, आती हुई चीजें भी, बहुत बड़ा हाथी घोड़ा नहीं है ये। ठीक है, नॉर्मल मैथमेटिक्स की आवश्यकता पड़ती है आपको, परसेंटेज, रेशियो, प्रॉफिट एंड लॉस वगैरह, और बाकी जोड़ घटाव वगैरह आपको आना आना चाहिए। ठीक है, लेकिन मार्केट में क्या किया जाता है, अरे डीआई है भैया, कहाँ से 72 मार्क्स आएगा। एक्चुअली 72 मार्क्स काफी डिसाइसिव होते हैं। तो इसमें आपको बेसिक अर्थमेटिक्स और डिफिनेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स, कितने तरीके का ग्राफ जो है बेसिकली बीपीएससी पूछता है, ये आना चाहिए। और बाकी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर लो, कुछ नए क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर लो, तो आपका 72 मार्क्स सिक्योर हो जाता है। आपको पता है ना कि जीएस फर्स्ट पेपर में, हर एक जीएस के पेपर में कितने सेक्शन होते हैं, 3, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। फर्स्ट पार्ट में क्या होता है, बोलो। हाँ, जीएस फर्स्ट में, ठीक है, हिस्ट्री मॉडर्न स्पेशली बात करें, ठीक है, आर्ट एंड कल्चर। सेकंड पेपर में नेशनल एंड इंटरनेशनल रिलेशन, करंट अफेयर्स, मतलब सब कुछ आता है इसमें। और थर्ड सेक्शन जो होता है यही स्टैट्स का होता है, डेटा इंटरप्रिटेशन का होता है, जिसमें आपको 4 क्वेश्चन मिलेंगे। अब मतलब एक क्वेश्चन का दो ऑप्शन रहेगा, और उसमें 2 चूज करना है, और ये 36 मार्क के होते हैं। ये टोटल कितने बनते हैं आपके, 72 मार्क्स के। ठीक है, बात आ रही है समझ में। होता क्या है कि यदि आप जीएस का पेपर लिखते हो, जैसे एसएसटी के जो आर्ट्स का पेपर लिखते हो, लाइक हिस्ट्री, पॉलिटी, करंट अफेयर्स वगैरह, साइंस एंड टेक का लिखते हो, तो इसमें मैक्सिमम कैपिंग जो है बच्चों को 60 से 70% तक नंबरिंग, हाई नंबरिंग दी जाती है। इससे बियॉन्ड ये नहीं कि किसी बच्चे को मतलब 38 मार्क्स का प्रश्न है तो उसे 38/38 दे दिया जाएगा, बिल्कुल ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। क्यों? क्योंकि ये सब्जेक्टिव चीज होता है, और किसी भी पॉइंट पे आपका जो ओरिएंटेशन है, जो आपका विचार है, आप डिलीवर करते हो सकता है उसी पॉइंट पे किसी अन्य का विचार कुछ डिफरेंट हो। ठीक है, बात है समझ में। ऐसे में तो ऐसा और होता है, लेकिन इन जनरल यदि आप प्रॉपर फ्रेमिंग के साथ लिखते हो, तो जो फ्रेमिंग उनको प्रोवाइड कराई जाती है उसमें यदि सटीक बैठता है तो आपका 60 से 70% इसका नंबर मिल सकता है, बढ़िया। लेकिन इसमें क्या है, ये इज द पार्ट ऑफ मैथमेटिक्स जनरली यदि देखा जाए तो। यदि आपने ढंग से बना दिया पूरा स्टेप वाइज, इसमें करना क्या है, 10वीं कक्षा में आपने स्टार्ट्स पढ़ा है, ग्राफ पढ़ा है कि मंगरुआ के फैमिली में 4 लोग हैं, ठीक है, चारों पे एजुकेशन पे इतना खर्चा हो रहा है, पहनावे ओढ़ावे पे इतना खर्चा हो रहा है, भोजन पे इतना खर्चा हो रहा है, दवा दारू पे इतना खर्चा हो रहा है। ठीक है, उसके लिए या तो पाई चार्ट, अभी मतलब पाई चार्ट यदि किसी के लिए नया हो तो आप हतोत्साहित मत होना, पाई चार्ट बना के दे देगा, बार डायग्राम दे देगा, हिस्टोग्राम दे देगा, लाइन ग्राफ दे देगा, वगैरह वगैरह। ठीक है, उसी का प्रेजेंटेशन कर देगा कि टोटल जो उनका इनकम है उसमें इतना परसेंट, इतना परसेंट, इतना परसेंट, या इतना रुपया, इतना रुपया, इतना रुपया मंगरुआ अपनी फैमिली पे खर्चा करता है। तो इसमें यदि स्टेप वाइज, जैसे 10वीं कक्षा के मैथमेटिक्स में, 9th क्लास के मैथमेटिक्स में आप स्टेप वाइज लिखते थे, जैसे कहा जाए कि यदि मंगरू के पास ऑलरेडी 72 रुपया है, उसकी मौसा ने 70 रुपया और मौसी ने 75 रुपया दिया, तो मंगरू के पास कितना रुपया हुआ। ठीक है, तो हम लिखते हैं प्रश्नानुसार मंगरू के पास ऑलरेडी पैसा है कितना, 70, मौसा के द्वारा दिया गया पैसा 75, जो भी कुछ है, और मौसी के द्वारा दिया गया पैसा 72 बराबर 72। अतः हम मंगरू के पास कुल पैसा टोटल का ऐड कर देते हैं। वैसे ही स्टेप आपको फॉलो करने हैं। मार्केट में जो डर का माहौल बनाया जाता है उससे आपको नहीं डरना है, अपने आप पे विश्वास रखो, बेसिक अर्थमेटिक्स सीखो, और डीआई का जो भी पीवाईक्यू है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सबका प्रैक्टिस करके जाओ, आराम से आप 72 मार्क्स सिक्योर कर लोगे। ठीक है, और मेंस में एक एक नंबर काफी डिसाइसिव होता है, आपके रैंकिंग को भी वो सुधार सकता है। एक नंबर आपको एसडीएम भी बना सकता है और नीचे भी गिरा सकता है। बात आ गई समझ में, इसका इंपॉर्टेंस क्या है ये भी समझ में आ गया। अब डर को तोड़ेंगे तो सबसे पहले हम अपने दुश्मन को जीतने से पहले क्या हम करते हैं, दुश्मन के बारे में जानकारी इकट्ठा करते हैं। तो सबसे पहले यदि बात करी जाए, आप देखते हो सांख्यिकी या स्टैटिस्टिक्स, इसमें क्या है, देखो इसमें इसको डेटा जो है ना, डेटा इसको बोलते हैं हिंदी में, क्या बोलते हैं, समंक बोलते हैं। बोलो जी, क्या बोलते हैं, समंक बोलते हैं। तो स्टैट्स में एक समंक का, एक डेटा का जो है, एक अंक का कोई वैल्यू नहीं होता, एक्युमुलेशन का वैल्यू होता है, जिसमें हम रिलेटिव अध्ययन करते हैं। ठीक है, बात आ रही है समझ में। तो सांख्यिकी का अर्थ ये होता है, और ये जो है स्टेटस शब्द से, जो लैटिन वर्ड है, इसी के से इसका
क्या होता है, निर्माण होता है। तो गणित और सांख्यिकी में ग्राफ का उपयोग डेटा को चित्रात्मक रूप से प्रस्तुतिकरण के लिए किया जाता है। ठीक है, और ये जो चित्रात्मक प्रस्तुतिकरण है ना, ये बहुत सारे तरीकों से किया जाता है, लेकिन इसमें से एक तरीका है जिसके सब पार्ट में बीपीएससी क्वेश्चन पूछता है। ये कौन कौन से ग्राफ होते हैं? सांख्यिकी ग्राफ होता है, घातीकीय ग्राफ होता है, हिंदी में सांख्यिकी ग्राफ को क्या बोलते हैं, स्टैटिस्टिकल ग्राफ्स या ग्राफ बोलते हैं। ठीक है, सॉरी, घातीकीय ग्राफ का एक्सपोनेंशियल ग्राफ बोला जाता है, लघु गणितीय ग्राफ का लॉगरिथमिक ग्राफ बोला जाता है, त्रिकोणमितीय ग्राफ को ट्रिगोनोमेट्रिक ग्राफ बोला जाता है, और आवृत्ति वितरण ग्राफ को फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ बोला जाता है। लेकिन बीपीएससी जो है केवल इसी से एफिलिएटेड है, इसी से संबंधित वो प्रश्न पूछता है। किससे? सांख्यिकीय ग्राफ से संबंधित प्रश्न पूछता है। ठीक है, एक बार समझ लो, उसके बाद फिर से मैं लिखवा दूंगा। बात आगे समझ में? अब देखो इसके कौन कौन से पार्ट्स होते हैं सांख्यिकीय ग्राफ के, जो बीपीएससी जो है यहां से प्रश्न पूछता है। ठीक है, ये हम बता दिए सांख्यिकीय ग्राफ क्या होता है। सांख्यिकीय डेटा का ग्राफिकल रूप से चित्रात्मक प्रस्तुतिकरण, और उद्देश्य क्या होता है कि जो भी सांख्यिकीय जानकारी है ना, इसकी सरल व्याख्या करना। ठीक है, अब मान लो कि आपको एक जिम्मेदारी दी गई कि आपके गांव के जो मान लीजिए जो कास्ट सेंसस हुआ है, तो डिफरेंट कास्ट के लोग सप्ताह में कितने दिन दाल खाते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए कि जो कुशवाहा जी लोग हैं उनके लिए आपको दे दिया गया, जो पंडित जी लोग हैं उनके लिए आपको दे दिया गया, जो चर्मकार लोग हैं उनके लिए आपको दे दिया गया। 3-4 लोग हैं डेटा इकट्ठा करने। तो जो डेटा आप मौखिक रूप से इकट्ठा करते हो उसको क्या बोलते हैं? प्राथमिक डेटा। और उस डेटा का उपयोग यदि अन्य कोई संस्था वगैरह कर रही है अपने ग्राफ वगैरह में या अपने स्टडी में, तो वो उसके लिए हो गया द्वितीयक डेटा के रूप में वो यूज कर रही है। बात है समझ में? तो आप जो डेटा इकट्ठा करोगे ये संख्यात्मक रूप से क्या होगा, अलग अलग डेटा इकट्ठा करोगे। ठीक है, अब उसको लिखना कि फलाने कास्ट के लोग इतना दिन सप्ताह में, इतना दिन चिलाने कास्ट के इतना, चिलाने कास्ट के इतना, तो उससे बेटर क्या है, एक ग्राफ बना लो। ठीक है, और यहाँ पे वीकली फ्रीक्वेंसी डाल दो, और यहाँ पे जातिगत डिवीजन दिखा दो कि वीकली में दाल खाने वाले लोग इतना है, 10 हैं, 20 हैं, या 2 बार सप्ताह में 2 बार 3 बार दाल खाया जाता है। तो क्या हो जाएगा, जो डेटा बहुत बड़ा था उसको सरलीकृत करके हम एक चित्र के द्वारा ही इसको प्रस्तुत कर दिए। बात आगे समझ में? बात आगे समझ में ना? आप ऑफ द ट्रैक नहीं हो रहे हैं ना? मेरी भाषा कलिष्ठ तो नहीं लग रही है ना? ठीक है, काफी बेसिक है। चलिए अब बात आ जाते हैं बीपीएससी पर। हमें क्या करना है, एग्जाम पास करना है, हमें महारथी नहीं बनना है कि स्टैट्स के हम महारथी बन गए, पूरा डेरिवेटिव्स वगैरह सब कुछ हमें आता है, ये सब हमें नहीं करना है। बीपीएससी के द्वारा जो प्रश्न पूछा जाता है उसमें महारत हासिल करना है। इतना प्रैक्टिस होना चाहिए कि किसी भी तरीके का प्रश्न हो वो हम क्या कर लें, कर लें। तो जो सांख्यिकीय ग्राफ होता है ना, इसके ये 4 प्रकार होते हैं। ठीक है, क्या क्या? बार ग्राफ, लाइन ग्राफ, हिस्टोग्राम, पाई चार्ट, ये तो 4 मेनली ग्राफ हो गए। ठीक है, लेकिन कभी कभी बीपीएससी जो है टेबुलेशन पे भी प्रश्न पूछ देता है कि केवल मान लीजिए वो खाका बना दिया, जो हमने अभी सेंसस करा सप्ताह में दाल खाने वाले लोगों का, तो यहाँ पे दे दिया दाल खाने वाले लोग, और यहाँ पे दे दिया परिवार, मतलब वही जातिगत परिवार, और ऐसे ऐसे दे देगा कि इतना बार इतना बार इतना बार खाते हैं। तो ये केवल टेबल का माध्यम होगा, और इसी टेबल से डेटा उठा के हम ग्राफ के रूप में भी प्लॉट कर सकते हैं। बेसिकली ये डेटा का प्रेजेंटेशन ही है, या तो टेबुलेशन फॉर्म में या ग्राफिकल फॉर्म में। बात आ गई समझ में? डेटा के जो बीपीएससी के द्वारा पूछा जाता है सांख्यिकीय ग्राफ के, मेनली बार ग्राफ, लाइन ग्राफ, पाई चार्ट, और ये टेबुलेशन फॉर्म में पूछा जाता है एक एक करके। ठीक है, अब मैं आपको बता दे रहा हूं कि कैसे कैसे क्या क्या होता है, बार ग्राफ किसे कहते हैं। ठीक है, ये बार ग्राफ है। इसमें क्या होता है, डेटा को सामूहिक रूप से, या तो ये क्या हो गया, वर्टिकल प्रेजेंटेशन, क्या हो गया, वर्टिकल प्रेजेंटेशन हो गया, और ये क्या हो गया, हॉरिजॉन्टल प्रेजेंटेशन हो गया। मतलब ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज व्यवस्थात्मक रूप से ये बार के रूप में एक रेक्टेंगल, आयताकार ऐसे फिगर बना के हम रिप्रेजेंट करते हैं। इसी को लिखा गया है, डेटा के सामूहिक रूप से ऊर्ध्वाधर या क्षैतिज आयताकार पट्टियों के रूप में चित्रात्मक रूप से प्रस्तुत करना क्या कहलाता है, बार ग्राफ कहलाता है। ठीक है, अब इसमें कई तरीके के प्रकार होते हैं। देखो ये वर्टिकल बार ग्राफ हो गया। एक बात ये ध्यान में रखना, हिस्टोग्राम और बार ग्राफ में यही अंतर होता है। हिस्टोग्राम में देखो जो भी बार ग्राफ है उसके बीच में गैप है, लेकिन हिस्टोग्राम में नहीं होता है, वो कंटिन्यूअसली होता है। ठीक है, अभी मैं बताऊंगा वो अलग रहने दो।
ठीक है, पहले वहां पे पहुंचता हूं। तो ये तो बार ग्राफ का क्या हो गया, वर्टिकल बार ग्राफ। ऐसे हो तो ये क्या हो गया, हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ। बेसिकली इसके ओरिएंटेशन के नाम पे ही इसका नाम दे दिया गया है, ओरिएंटेशन के रूप को ही इसका नाम दे दिया गया है। जैसे ऐसे लेटा हुआ है तो लेटने को क्षैतिज बोलते हैं, क्षैतिज अवस्था हो गई। हम पृथ्वी पे खड़े हैं तो ये हमारी ऊर्ध्वाधर अवस्था हो गई, ठीक है। हाँ, उदग्र भी बोलते हैं, आप कलिष्ट बनाओ तो वो बन सकता है, ठीक है। अब ये देखिए ग्रुप्ड बार ग्राफ, मतलब कई सारे बार जो हैं एक साथ ग्रुप कर दिए, ग्रुप्ड हो गया। फिर स्टैक्ड बार ग्राफ, मतलब एक दूसरे के ऊपर क्या कर दिए, ऐसा भी बार ग्राफ पूछा जाता है बीपीएससी के द्वारा, ठीक है। प्रीवियस पीवाईक्यू देखोगे तो शायद 64वीं या 63वीं में ऐसा पूछा गया है, ठीक है। बात आगे समझ में। हमने अभी तक क्या देखा कि स्टैट्स किसे बोलते हैं, ठीक है, कितने प्रकार का उसका प्रेजेंटेशन होता है। फिर बार ग्राफ में आ गए, ठीक है। और डेटा कितने तरीके का होता है, प्राथमिक, द्वितीय, और जैसे जैसे उसका उपयोग अलग अलग मतलब सीडीओ द्वारा किया जाए तो उसके लिए वो टर्शियरी फोर्थ क्लास का डेटा बनते जाता है, ठीक है। इसके बाद हमने देखा बार ग्राफ के प्रकार, रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है, वर्टिकल बार ग्राफ, हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ, ग्रुप्ड बार ग्राफ और स्टैक्ड बार ग्राफ के रूप में, ठीक है। इसमें बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे पहले थियोरेटिकल आईएएस में पढ़ा जाता था तो उसमें जैसे स्टैटिस्टिकल रिप्रेजेंटेशन के क्या लाभ होते हैं, क्या हानियां होती हैं, तो ये सब हमको नहीं पढ़ना है, ठीक है। ये सब हमको नहीं पढ़ना है। देखो लाभ हानि थोड़ा सा ओरिएंटेशन आपको बता देता हूं। लाभ क्या दिख रहा है आपको, कि बहुत सारे डेटा का एकुमुलेशन, आप आसानी से इसका प्रस्तुतिकरण ग्राफ के द्वारा कर सकते हो। और पहली हानि क्या दिखेगी आपको, कि ऑन एवरेज एकदम सटीक नहीं बताया जाता है, सटीकता नहीं है, एवरेजिंग होती है ना, एक अनुमान होता है ना। तो ये इसका लिमिटेशन है, एक तो हानि नहीं है, लिमिटेशन कहा जाए। और लाभ आपको इजिली जो रिप्रेजेंटेशन होता है आप इजी वे में समझ सकते हो, यही इसका क्या हो गया, लाभ हो गया, ठीक। तो ये बार ग्राफ हो गया। अब देखिए लाइन ग्राफ। लाइन ग्राफ क्या होता है, समय के साथ परिवर्तन को प्रदर्शित करता है, या किसी भी तरीके के डॉट, मान लीजिए कि यहाँ पे दिया है कि स्टडी आवर या बेड टाइम, ठीक है। यहाँ पे दिया हुआ मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे। अब बेड टाइम क्या है, किसी भी मान लीजिए मंगरुआ का ही बेड टाइम है, तो ये मान लीजिए मंडे को 4 घंटे सोता है, ठीक है। ट्यूसडे को कितना, 3 घंटे सोता है। वेडनेसडे को 2 घंटे, बोलते जाओ। थर्सडे को भी 2 घंटे सोता है। फिर फ्राइडे को 4 घंटे सोता है। सैटरडे को सोता ही नहीं है, रात भर पार्टी करता है, ये बात है ना, सैटरडे नाइट मना रहा है, दारू पी रहा है और चिकन टिक्का खा रहा है, ठीक है। फिर संडे को 2 घंटे सो रहा है, क्योंकि मंडे को इसका क्या है, ऑफिस है ना। अब हैंगओवर बहुत लेट तक उतरता है, हो सकता है कि दिन में सोया होगा या कुछ भी, ठीक है, मतलब एक जनरल रिप्रेजेंटेशन। अब इसका जो आवर फ्रीक्वेंसी, जो वेरिएशन है, उस डॉट को हम एक लाइन से मिला दिए, ये भी ग्राफिकल प्रेजेंटेशन हो गया। तो इसको क्या बोलते हैं, लाइन ग्राफ। काफी सिंपल है, ठीक है। इंट्रोडक्शन आपको आना चाहिए ग्राफिकल, और इसके साथ साथ बेसिक अर्थमेटिक, ठीक है। हिस्टोग्राम डिस्क्रीट और सतत, डिस्क्रीट मतलब होता है टूटा फूटा डाटा, रैंडम डेटा, ठीक है। डिस्क्रीट और सतत डेटा की आवृत्ति को जुड़े हुए आयताकार पट्टियों के माध्यम से प्रदर्शित किया जाता है। अब यहीं में हिस्टोग्राम हालांकि पूछता नहीं है, अभी तक पूछा नहीं है, इस तरीके का डेटा बीपीएससी में शायद नहीं पूछा है, नहीं पूछा है ना जी, पूछा है पीवाईक्यू देखे हो आप लोग, नहीं पूछता है, ठीक है। अब देखो पूछता भी है तो कोई बहुत आसान, मतलब कठिन चीज नहीं है, ठीक है। अब इसमें देखो, इसमें क्या होता है, इसमें देखिए जो बार ग्राफ था उसमें क्या था, गैप था। बार ग्राफ में कौन नहीं, ग्रुप वाले में एक ग्रुप है, लेकिन जब दूसरा ग्रुप शुरू हो रहा है तो उसमें क्या है, हाँ उसमें गैप है। इसमें लगातार फ्रीक्वेंसी, इसमें होता क्या है ना कि 2 से 3 इंक्लूसिव एक डेटा का वो होता है, कि मान लीजिए 1 से 10वीं कक्षा तक, फिर 10वीं से 20वीं कक्षा तक, मतलब मान लीजिए, मतलब 1 से 10 तक, 10 से 20 तक, तो इसमें 10 का इंक्लूजन 2 बार है, तो इसके बीच में तो गैप ही नहीं है। तो इसका प्रेजेंटेशन करोगे तो ग्राफ में अलग अलग कैसे होगा, नहीं होगा ना। बात आ गई समझ में। तो ऐसे हिस्टोग्राम का क्या होता है, प्लॉट होता है, हिस्टोग्राम का निर्माण होता है, ठीक है। बात आ गई समझ में। अब देखिए, अब ये आ गया पाई चार्ट। बच्चों ऐसे पाई चार्ट कैसे होगा, क्या होगा, नॉर्मल सा फॉर्मूला याद रखो, थीटा बटा 360 और टोटल वैल्यू, ठीक है। एक उसका ये निकालने के लिए, ठीक है, वन सेक्टर का वैल्यू निकालने के लिए, थीटा बाई 360 और टोटल वैल्यू।
अब इसी में आपको मान लीजिए टोटल वैल्यू ना ज्ञात हो, केवल वन सेक्टर ज्ञात हो, तो टोटल वैल्यू भी निकाला जा सकता है, ठीक है, और वाइस वर्सा भी हो सकता है। बात आ गई समझ में? कुछ नहीं करना है। अब इसमें क्या है, इसमें ये पाई चार्ट के रूप में, पाई में मतलब क्या होता है, एक ग्राफ, वृत्त के आकार का रिप्रेजेंटेशन उसमें सेक्टर बना के किया जाता है, तो इसको पाई चार्ट बोलते हैं। डेटा की संख्यात्मक अनुपातों को प्रदर्शित करने के लिए उपयोग किया जाता है। इसमें क्या होता है, एक वृत्त को विभिन्न सेक्टर में बांटा जाता है, और जहां प्रत्येक क्षेत्र संपूर्ण का एक विशिष्ट हिस्सा जो है वो क्या करता है, प्रदर्शित करता है। तो इंट्रोडक्शन आपको पता चल गया। आपने क्या सीखा, स्टैटिस्टिक्स क्या होता है, क्यों हमारे लिए जरूरी है, कितने प्रकार के होते हैं, और ग्राफ के जो प्रकार होते हैं, मेनली जो स्टैटिकल ग्राफ का रिप्रेजेंटेशन होता है वही बीपीएससी के द्वारा पूछा जाता है, वो कितने प्रकार के होते हैं, बार, दूसरा लाइन ग्राफ, तीसरा हिस्टोग्राम, चौथा पाई चार्ट हो गया। बात आ गई समझ में? बोलो जी संतोष बाबू। अच्छा, चलो तुम बताओ ये क्या है, डेटा का किस तरीके का प्रेजेंटेशन है, टेबुलेशन है, ठीक है। मैंने शुरुआत में बताया था ना, टेबुलेशन के आकार में भी डेटा का क्या होता है, प्रेजेंटेशन होता है, सारणी प्रस्तुतिकरण। बात आ रही है समझ में सर? तो क्यों रहे हो, ठीक है, टाइट बैठिए। ये क्या है, पाई चार्ट, ठीक है। बात आ गई समझ में? ये टेबुलेशन प्रेजेंटेशन है, ये 69 का पूछा गया प्रश्न है। तो आपको इंट्रोड्यूस करा रहा हूं कि जो डेटा का प्रेजेंटेशन हो रहा है उसका क्या नाम है, किस नामकरण पे, मतलब किस आधार पे डेटा का प्रेजेंटेशन किया गया है, किस नाम से, ठीक है। आप नाम बताओ। ये क्या है, बार डायग्राम है। अब पीवाईक्यू जब मैं कराऊंगा, ठीक है, तो पीवाईक्यू का एनालिसिस कराऊंगा या आपसे प्रैक्टिस कराऊंगा, तो आप जितना भी पूछा गया है, जितना भी डेटा पूछा गया है, सब आपको पता चल जाएगा, ठीक है। अब होता क्या है, बीपीएससी क्या क्या करता है, किसी भी एक प्रश्न में क्या कर देगा, आपको पाई चार्ट भी दे देगा और बार डायग्राम भी दे देगा, ठीक है। किसी एक प्रश्न में क्या दे देगा, लाइन ग्राफ दे देगा और पाई चार्ट दे देगा, या लाइन ग्राफ दे दिया और आपका बार डायग्राम दे दिया, ठीक है। इसको और कठिन बनाना होगा डेटा एनालिसिस के लिए, तो क्या देगा, यहाँ पे सब में टेबुलेशन भी, हालांकि इतना कठिन नहीं बनाता है, टेबुलेशन को भी क्या कर देगा, इंक्लूड कर देगा। बात आ गई समझ में कि बीपीएससी कैसे कैसे पासा जो है आपके सामने फेंकता है, ठीक। अब क्या करो, इसको लिख लो, ठीक, चलिए लिखिए। लिखिए, गणित और सांख्यिकी में ग्राफ, गणित और सांख्यिकी में ग्राफ, ग्राफ अंडरलाइन कीजिए, लिखिए। इसका उपयोग, इसका उपयोग डेटा को चित्रात्मक रूप से, इसका उपयोग डेटा को चित्रात्मक रूप में प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है, प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है, ठीक है। अब लिखो, सबसे सामान्य, सबसे सामान्य और व्यापक रूप से, सबसे सामान्य और व्यापक रूप से उपयोग किए जाने वाले ग्राफ, ग्राफ, ठीक है, उपयोग किए जाने वाले ग्राफ। अब नीचे एक एक करके लिखो। पहला लिखो सांख्यिकी ग्राफ, सांख्यिकीय ग्राफ। दूसरा घातांकीय ग्राफ, इफ यू वांट टू राइट द इंग्लिश वर्ड ऑफ गिवन शब्दांश तो आप इसे भी लिख सकते हो, जैसे सांख्यिकीय का स्टैटिस्टिकल ग्राफ लिख सकते हो, घातीय का एक्सपोनेंशियल ग्राफ लिख सकते हो, ठीक है। तीसरा है लघुगणकीय, लघुगणकीय ग्राफ, लॉगरिथमिक ग्राफ, लघुगणकीय ग्राफ, ठीक है। आगे लिखिए त्रिकोणमितीय ग्राफ,
त्रिकोणमितीय ग्राफ, त्रिकोणमिति, हाँ ज्योग्राफी में यूज होता है, मतलब लॉन्ग डेटा एनालिसिस में यूज होता है, बीपीएससी वगैरह नहीं पूछता। ठीक है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ 12 में हालांकि पढ़ना होता है सब, 12 क्लास। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्लास ग्राफ, ठीक है, हो गया। अब लिखिए, एक एक करके लिखिए। पहला सांख्यिकीय ग्राफ, सांख्यिकी, सांख्यिकी, सांख्यिकीय, एक्चुअली सांख्यिकीय डेटा का, सांख्यिकीय डेटा का ग्राफिकल रूप में चित्रात्मक प्रस्तुतिकरण है। सांख्यिकीय ग्राफ क्या है? सांख्यिकीय डेटा का ग्राफिकल रूप में चित्रात्मक प्रस्तुतिकरण है, प्रस्तुतिकरण है, ग्राफिकल रूप में चित्रात्मक प्रस्तुतिकरण है। ठीक है, बेसिकली बीपीएससी आपको इसलिए ये थोड़ा बहुत अध्ययन कराना चाहती है कि मान लीजिए कि कोई प्लान आपको बनाना है, कोई एनजीओ आपको डेटा दे दिया कि मल न्यूट्रिशन से फलाने फलाने डिस्ट्रिक्ट में इतने इतने लोग कास्ट वाइज प्रभावित हैं, तो आप क्या करोगे? आपको डेटा ही पढ़ने नहीं आएगा तो आप कैसे, मतलब आप समझ पाओगे? डिसीजन मेकिंग कैसे लोगे? प्लान इंप्लीमेंटेशन कैसे करोगे? जो डिसीजन का या जो कोई प्लान होगा उस प्लान में क्या क्या एलिमेंट होने चाहिए ये कैसे पता करोगे? तो कैसे पता चलेगा? ग्राफ को अध्ययन करने से पता चलेगा। ठीक है, प्रस्तुतिकरण लिखिए, जिसका उद्देश्य, अगला पॉइंट लिखिए, इसका उद्देश्य, इसका उद्देश्य सांख्यिकीय जानकारी को, इसका उद्देश्य सांख्यिकीय जानकारी को सरल और व्याख्या करने में, क्या हल्ला कर रहे हैं सब? बीपीएससी एग्जाम, री एग्जाम, व्याख्या करने में आसान बनाना है, व्याख्या करने में आसान बनाना है। ठीक, देखिए मैं सारे सब्जेक्ट को पढ़ा हूं लगभग, लेकिन सबसे जो कठिन सब्जेक्ट है मेरे को, मेरे अनुसार वो लगती है फिलॉसफी, और सबसे आसान है मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स में कुछ याद ही नहीं करना है आपको, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, बस ऑपरेशनल माइंड होना चाहिए। लेकिन क्या है, ये हमारे एजुकेशन सिस्टम का, अब हम ही हैं, पीएससी कर रहे थे तो हम जाते थे प्रोफेसर हाँ ये 5 क्वेश्चन है, 7 क्वेश्चन है, ये पता नहीं अलजेब्रा का जब आप बीएससी करोगे सेकंड ईयर में जाओगे, जो जैसे संविधान में या जो आईपीसी का रूल है उसका क्लॉज है, सब क्लॉज है, वैसे ही अलजेब्रा में रूल होता है, उसका क्लॉज होता है, उसका सब क्लॉज होता है, रेफरेंस दिया जाता है। ठीक है, तो ऐसे ही आके लिखवा देते थे, उसके पीछे का ना कंसेप्ट बताना ना कुछ करना, और ऐसे ही ऐसे लग रहा था कि हम लोग क्या कर रहे हैं, मैथमेटिक्स को रट रहे हैं, तो सारा इंटरेस्ट ही खत्म हो जाता है। जब किसी विषय को मतलब उसका जो मेन थियरी है, जो मेन कॉन्सेप्ट है, उसको आप समझोगे तभी वो आपको आनंददायक लगेगी। समझ रहे हो ना? तो साइंस सबसे आसान है। अब बेसिकली प्रॉब्लम वहां पे हो जाती है कि हम 10th क्लास तक पढ़ते हैं सरकारी स्कूलों में, अगर पढ़ते हो आप तो उसमें प्रैक्टिकल कराया ही नहीं जाता है। रटने को, फिर तो रटने का हो जाता है। नाक साफ करने, क्लास में नाक साफ करोगे तुम, घर से साफ करके आया करो। ठीक है, तो ये दिक्कतें हैं हमारी एजुकेशन सिस्टम में, अभी भी हैं। चलिए अब लिखिए, सांख्यिकीय ग्राफ के प्रकार, सांख्यिकीय ग्राफ के प्रकार। एजुकेशन में पता है इंडस्ट्री नहीं आनी चाहिए, एजुकेशन में जब इंडस्ट्री आ जाती है ना तो चीजें गड़बड़ हो जाती हैं। पहले के लोग प्रोफेसर लोग थे, टीचर लोग थे, और उसी के बदौलत उसका चल भी रहा है। चलिए लिखिए,
सांख्यिकीय ग्राफ के प्रकार, पहला लिखिए बार ग्राफ, बार ग्राफ। दूसरा लाइन ग्राफ। तीसरा हिस्टोग्राम। चौथा पाई चार्ट, पाई चार्ट। चार प्रकार के हो गए। यहां पर नीचे लिखो नोट, NOTE, नोट लिखिए। बीपीएससी मुख्य परीक्षा में, बीपीएससी मुख्य परीक्षा में उपरोक्त के अलावा कारणीकरण या टेबुलेशन, कारणीकरण या टेबुलेशन पर आधारित सांख्यिकीय विश्लेषण, सांख्यिकीय विश्लेषण पूछे जाते हैं। विश्लेषण पूछा जाता है। ठीक है, पता चले कि कोई ग्राफी नहीं हो, खाली टेबुलेशन हो। समझ रहे हो ना बच्चे? तो ये बात होती है। ठीक है, अब लिखिए, आगे लिखिए, एक एक करके इसका वो लिखिए। बार ग्राफ, बार ग्राफ। देखो, चाहे आप लड़का हो या लड़की हो, यदि आप बीपीएससी के प्रिपरेशन करने आते हो, ठीक है, हमारे यहाँ थोड़ा सा अपशब्द यूज करके बोला जाता है कि ऊंट, विद्यार्थी, बानर, ये सब तीनों ऐसे डैश आनर। ठीक है, मतलब इनमें लाज हया नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अगर आपको ग्रुप में बैठ के कहीं कुछ अच्छा मिल जा रहा है तो वहां से गैदर कर लो। आपके मना मस्तिष्क में कोई प्रश्न उठ रहा है किसी विषय वस्तु को लेके, टॉपिक को लेके, तो उसे आप क्या कर लो, पूछ लो। अब वो जो स्टूडेंट आती थी, वो आती तो उसको मतलब प्रिविलेज मिलता ना ये इसका आगे के क्लास का। फिर 71वीं के लिए मेंस शुरू होगा, तब उसमें वो बैठेगी, तब सीखेगी। अभी सीख लेती, मेरे से लड़ रही थी सर, हो गया। बच्चों को कौन ही सिखाने जाए। ठीक है, लिखिए बार ग्राफ, लिखिए डेटा के सामूहिक रूप को, डेटा के समूहित रूप को ऊर्ध्वाधर, समूहित, सामूहिक कुछ भी लिखिए, डेटा के सामूहिक रूप को ऊर्ध्वाधर या क्षैतिज आयताकार पट्टियों के रूप में, क्षैतिज आयताकार पट्टियों के रूप में चित्रात्मक प्रस्तुतिकरण है या चित्रात्मक रूप से प्रस्तुत करता है। उदाहरण, उदाहरण प्रस्तुत करता है, उदाहरण लिखो। उदाहरण, उदाहरण में क्या बनाओ, पहले वर्टिकल बार ग्राफ बनाओ, वर्टिकल बार ग्राफ। ये पता है ना, ये क्या होता है, वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस, पता होना चाहिए। द्विविमीय प्रेजेंटेशन है, त्रिविमीय नहीं है ना। चलो, 2 डायमेंशनल है, बहुत बढ़िया। अब बना लो इसे, मैं मिटा दे रहा हूं। ठीक है, इसके नीचे लिख लेना वर्टिकल बार ग्राफ, वर्टिकल बार ग्राफ, वर्टिकल बार ग्राफ। ठीक है, अब ये बनाओ हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ। ये ऐसे है, ऑनलाइन नहीं दिख रहा होगा तो ऐसे देख लो, हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ। तीसरा लिखिए, तीसरा बनाइए ऐसे, ग्रुप्ड बार ग्राफ। मैं ऑनलाइन वालों के लिए लिख दे रहा हूँ, GROUPED, ग्रुप्ड बार ग्राफ। ग्रुप्ड बार ग्राफ। ठीक है, ग्रुप्ड बार ग्राफ। और ये जो चौथा है स्टैक्ड बार ग्राफ, STACKED
TACKED, स्टैक बार ग्राफ। स्टैक्ड मतलब होता है गढ़ बनाना, इकट्ठा, नहीं 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 नहीं, गढ़ बनाना, गढ़ बना, एक दूसरे के ऊपर तह करके रखना ऐसे, ठीक है। तो वो STACK, हाँ यही हो, हाँ वही हिस्सेदारी, हाँ हाँ सही है, हिस्सेदारी ही तो है एक तरीके से, सही है। मेरा इतना स्टैक है। शेयर मार्केट में ये ज़्यादा शब्द यूज होता है, या पार्टनरशिप में ज़्यादा यूज होता है। हो गया। अरे अपने मन से बनाइए, देखने की आवश्यकता है ही नहीं है बोर्ड पे। ठीक है, हटाऊं? हो गया। अब आगे लिखिए लाइन ग्राफ, लाइन ग्राफ लिखिए। यह यह समय के साथ परिवर्तन को प्रदर्शित करने के लिए, यह समय के साथ परिवर्तन को प्रदर्शित करने के लिए, हाँ, बिंदुओं और रेखाओं का उपयोग करता है, बिंदुओं और रेखाओं का उपयोग करता है। समय के साथ परिवर्तन, यह समय के साथ परिवर्तन को प्रदर्शित करने के लिए बिंदुओं और रेखाओं का उपयोग करता है। बिंदुओं और रेखाओं का उपयोग करता है। जैसे मान लीजिए, एकदम एग्जैक्ट प्रेजेंटेशन ये करता है, समझ रहे हैं ना? इसको थोड़ा सा और मैं एलोबरेट करके समझा रहा हूं कि कई बार ग्राफ और इसमें क्या अंतर है। जैसे मान लीजिए, बार ग्राफ में ग्रुप एक समूह को प्रदर्शित करा जाता है, ठीक है, और ये पॉइंट मतलब एग्जैक्ट परिवर्तन को दर्शाता है। हाँ, जैसे ये देखिए, हाँ 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 सही कह रहे हैं आप। जैसे ये देखिए, डे, यहाँ पे डे लिख दिया एक्स एक्सिस पे, और यहाँ पे क्या करा हमने, प्रेजेंटेड स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स इन क्लास, ठीक है। और इसको हमने वाई एक्सिस को बांट दिया, यहाँ पे 0, ये ओरिजिन होता है, 0 1 2 3, ये मतलब एग्जैक्ट मतलब इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, मतलब ध्यान में रखना, 5, ठीक है मान लो। अब यहाँ पे 5 दिन दे दो, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, ठीक है। बात आ रही है समझ में? ठीक है। अब मान लो कि जो रविवार है या सोमवार है, सोमवार के दिन क्लास में कितने स्टूडेंट उपस्थित थे? 3। मंगलवार को 5, फिर बुधवार को 2, ठीक है, फिर बृहस्पतिवार को मान लो 4, ठीक है, और फिर शुक्रवार को मान लो 5, मान लो 5। तो यहां से सोमवार से स्टार्ट हो रहा है, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार। ये हो गया हमारा लाइन, लाइन ग्राफ हो गया, ठीक है। तो और जब मैं प्रैक्टिस कराऊंगा ना तो चीजों को और समझ समझ जाओगे। सब बता दूंगा, टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। DI में मैं नवरत्न तेल के जैसे यूज हूं, मेरे को मतलब काम करूंगा, ठंडा ठंडा, कूल कूल, हर एक सब्जेक्ट में काम करूंगा, ठीक है।
अभी तो बीपीएससी के आंदोलन ने ऐसा भसड़ मचाया है। ठीक है, आगे लिखिए। हिस्टोग्राम, हिस्टोग्राम लिखो। डिस्क्रीट और सतत डेटा की आवृत्ति को, यह डिस्क्रीट और सतत डेटा की आवृत्ति को, सतत डेटा की आवृत्ति को जुड़े हुए आयताकार पट्टियों के माध्यम से, आयताकार पट्टियों के माध्यम से प्रदर्शित करता है, प्रदर्शित करता है। और ये बना लीजिए। सबसे बढ़िया बात है कि थ्योरेटिकल चीज इसमें पूछता नहीं है। ठीक है, और 7वीं में चेंज लाया, थियोरेटिकल वो नहीं डाला। पहले शुरुआत में शायद पूछता था, नहीं वो आईएएस में पूछता था, इसमें नहीं पूछता है बीपीएससी में। 49 तक में हमने वो देख लिया, 40वीं बीपीएससी। गाल पर से हाथ हटाओ, रीढ़ की हड्डी सीधी, सिट लाइक अ मैन। 7 रूल इन लाइफ, 7 रूल ऑफ लाइफ ऐसे करके एक बुक आती है, दिया हुआ है। कंधे पीछे, सीना आगे, स्ट्रेट एंड फॉरवर्ड। शेर को चलते हुए देखे हो, चलने में ही वो एग्रेशन होता है उसके, या मसल और बाल ऐसे लहराते हुए जब चलते हैं सामने वाले, आधे वैसे ही मर जाते हैं। चाहे बाघ, बाघ का ही देख लो, बाघ का ही देख लो। हाथी के चाल से क्या सीखोगे, मस्त मौला हो गए, चलते रहो। एक मैंने मूवी देखी थी जैकी चैन की, ड्रंकन मास्टर, बड़ी कॉमेडी है उसमें। नशे में रहता है लेकिन जब फाइट करता है तो वो नशेड़ियों जैसे ही फाइट करता है, गिर गिर के। आगे लिखिए पाई चार्ट, पाई चार्ट लिखिए। डेटा सेट के संख्यात्मक अनुपातों को, डेटा सेट के संख्यात्मक अनुपातों को प्रदर्शित करने के लिए उपयोग में लाया जाता है, प्रदर्शित करने के लिए उपयोग में लाया जाता है। प्रदर्शित करने के लिए उपयोग में लाया जाता है। अगला पॉइंट इसमें लिखिए। लाया जाता है, ठीक है लिखिए। इसमें एक वृत्त को, इसमें एक वृत्त को विभिन्न क्षेत्रों में बांटा जाता है, या विभिन्न सेक्टरों में बांटा जाता है, कॉमा, जहां प्रत्येक क्षेत्र, जहां प्रत्येक क्षेत्र संपूर्ण का, संपूर्ण का एक विशिष्ट हिस्सा प्रदर्शित करता है, एक विशिष्ट हिस्सा प्रदर्शित करता है। ठीक है, विशिष्ट हिस्सा प्रदर्शित कर। चलिए बनाइए ग्राफ। डेटा लिखने की आवश्यकता नहीं है ना, ये डेटा तो ये मैंने जो इंटरनेट से ये उठाया है उसमें ये डेटा लिखा हुआ है। मतलब ऐसे लिख दो, सेक्टर बना दो, लिख दो जैसे फूड, फूड हो गया, फिर ये क्या हो गया, क्लॉथिंग, क्लॉथिंग, ये क्या हो गया, रेंट, बाप रे कितना ज़्यादा रेंट दे रहा है ये। इसके साथ एजुकेशन, एजुकेशन पे कितना कम खर्चा कर रहा है ये, है ना। इसके बाद मिसलेनियस जो एक्सपेंसेस हैं वो। सबसे अधिक ये आदमी किस पे खर्चा कर रहा है। अच्छा चलो इसका थोड़ा सा स्टडी बनाओ, वो करते हैं। ये एक परिवार का या मंगरुआ के परिवार का जो है
ये टोटल एक्सपेंडिचर है पर मंथ का, पाई चार्ट के माध्यम से आपको दर्शाया जा रहा है। तो इसमें जो फूड पे एलोकेशन है खर्चे में, वो क्या है, सबसे अधिक है। तो ये क्या दर्शा रहा है, इनकम कम का है, बिल्कुल गलत। हाँ, ज्यादा लोग और, हाँ हाँ, तो वही ना। और है महाराज, हम खाली ये पूछ रहे हैं, इसीलिए आप क्वेश्चन गलत करते होंगे। खाली यहाँ पूछ रहे हैं कि इससे प्राइमा फेसिया जो है क्यों खर्च कर रहा है, क्या कारण हो सकते हैं, और दूसरा कारण क्या हो सकता है। तीसरा कारण क्या हो सकता है, सोचो। अरे भैया यही है डेटा विश्लेषण। हाँ, नहीं ऐसा, ऐसा नहीं कह सकते। कई सारे कारण इसे निकाल सकते हो। देखो पुलिस, जब जब आप डीटीएसपी बनोगे और आपके सामने कोई मर्डर मिस्ट्री आ रही है, मान लीजिए कोई वो है साइको किलर आ गया, ठीक है, तो वो कैसे ट्रैक करते हैं कि क्या इसका पैटर्न है, देखते हैं। ठीक है, यहाँ तो देखो अब क्या क्या इससे अनुमान लगा सकते हो। देखो ऑनलाइन वालों ध्यान से देखना, कैसे अनुमान। पहली बात, पहला, अगर जो शार्प माइंड है, यू आर स्टडिंग फॉर बीपीएससी, दैट्स व्हाई आई एम एक्सेप्टिंग दैट कि आप थोड़ा सा वो थोड़ा सा और शार्प बनो। तो मेरा एक्सपेक्टेशन क्या है, ये है कि पहली मर्तबा या तो फूड क्या होगा, बहुत बढ़िया इन्फ्लेटेड होगा। ठीक है, दूसरा क्या, मोर मेंबर होंगे, मतलब अधिक मेंबर होंगे। तीसरा क्या, वो चैरिटी भी करता होगा। ठीक है, चैरिटी भी करता होगा। चौथा क्या, हाँ, बहुत पेटू होंगे। ठीक है, ठीक है, यही होगा ना। और तीसरा क्या, मोर मेंबर। ये चार पांच आपको चीजें, चार चीजें समझ में आ गई। तो ऐसे ही क्या होता है, डिसीजन मेकिंग करी जाती है, किसी केस को ट्रैक किया जाता है ना। पैटर्न, मान लीजिए कोई आपके, आप पहले ही गए और पता चले कि आपको पहले एक थाना दिया जाएगा, कुछ थानों का समूह दिया जाएगा, मेन ब्रांच पे बैठा दिया जाएगा। ठीक है, तो क्या होगा वहां पे, मान लो कि लौरिया जो है हम लोग का मुख्य ब्रांच है, तो वहां पे बैठा, उसे एफिलिएटेड जो थाने हैं उसके जो सब्सिडरी बनाए जाते हैं गाँव में या पंचायतों में, वो होंगे। अब आपको क्या हो गया, आपके एरिया में एक साइको किलर है जो बच्चों को मार रहा है या औरतों को मार रहा है या बुजुर्गों को साफ कर रहा है, तो उसको ट्रैक करने का पैटर्न यही है ना। तो ये कैसे आपने ट्रैक किया, इस परिवार के बारे में आपने कैसे जाना कि या तो वो परिवार जो है, उस एरिया का फूड जो है इन्फ्लेटेड होगा, ऐसे एरिया में मतलब इन्फ्लेशन होगा, हाई कॉस्ट पे वो खरीदता होगा। दूसरा कि बहुत अधिक लोग होंगे उसके फैमिली में। तीसरा कि वो पेटू होगा, है ना। चौथा क्या हो सकता है कि वो चैरिटी भी करता होगा। ठीक है ना, वो क्या करता है, चैरिटी भी करता है। दैट मीन्स कि जितने मेंबर हैं वो अपने मेंबर्स को तो खाना खिला ही रहा है, साथ में गांव के अन्य लोगों को, चार पांच लोगों को भी खाना खिला रहा है, या मतलब पूरे गांव को खाना खिला रहा है। बात आ रही समझ में। ठीक है, चलो दूसरा स्टडी देखो, जो एजुकेशन का मामला था, एजुकेशन वाला ये। ठीक है, एजुकेशन के मामले में क्या आप डिसीजन निकालोगे, हाँ। नहीं, गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा रहा है तो गवर्नमेंट खर्चा देती है, आपका वैलिड पॉइंट नहीं है, हाँ। ठीक है, पढ़ने वाले की संख्या कम हो सकती है। ठीक है, या ये भी हो सकता है कि जहां पे वो रह रहा है वहां पे एजुकेशन जो है काफी अफोर्डेबल है। बात आ रही है समझ में। भाई, यू आर प्रिडिक्टिंग बाय रीडिंग दिस ग्राफ कि क्या क्या सिचुएशन हो सकता है। ठीक है, बात आ गई समझ में, आगे भी कुछ है बस। हाँ, रेंट का मतलब ये हुआ कि रेंट काफी हैवी है, मतलब अरे मतलब हम अनुमान लगा रहे हैं एक उसका। ठीक है, एक सेक्टर का। अब रेंट का मतलब ये थोड़े है कि रेंट का मतलब चैरिटी भी करता होगा और अन्य लोगों को भी रेंट देता होगा। ठीक है, बात आ रही है समझ में, आ रही है ना बात समझ में। तो कैसे आपका आपका तो पॉइंट कट गया। ठीक, तो आपका जो है आज का डेटा इंटरप्रिटेशन का इंट्रोडक्टरी क्लास जो है ये होता है खत्म। ठीक है, कल जो है हम
रेशियो एंड प्रोपोर्शन पढ़ेंगे। सबको फ्रैक्शन आता है, मतलब भिन्न का जोड़ घटा, ये सारी चीजें, गुना भागा तो आता होगा ना, ठीक है। ये सब स्टडी करके आइएगा एक बार। करंट अफेयर्स का भी एक टॉपिक चलेगा और एक अर्थमेटिक का एक क्लास हम ले लेंगे, ठीक है। चलते रहना चाहिए, आपका बैच आगे है तो आगे रहना चाहिए, ठीक है। ओके, कल रिवाइज करके आइएगा और क्लास जो है हमारा 4 बजे से टर्न हो। हाँ पक्का 4 बजे, 4 बजे मैं स्टार्ट कर दूंगा।